हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2 इकोनॉमी सेक्शन का, जिसमें हम इकोनॉमी को कंटिन्यू करेंगे अपना। गाइस, ये आपकी दिसंबर मंथ की विजन की मंथली मैगजीन है। इसमें हम डिटेल में समझते हैं आज का जो टॉपिक है, दैट इज लिवरेजिंग डायस्पोरा फाइनेंसेस। गाइस, इस टॉपिक का मतलब समझो, ये कहना क्या चाह रहा है। देखो, लिवरेजिंग का मतलब क्या होता है कि कोई आपका बोरोड फंड है, उसको आप कैपिटल में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अगर पैसा लगाया जाता है कहीं पर तो उससे प्रॉफिट होगा। तो डायस्पोरा के फाइनेंसेस के बारे में ये बात करेगा। वर्ल्ड बैंक ने एक्चुअली, क्या हुआ, न्यूज़ में क्यों था, सबसे बड़ी बात ये है ना। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली एक एनुअल रिपोर्ट निकाली अपनी, जिसका नाम था माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। उसमें इन्होंने टॉपिक करके बात कर दी, लिवरेजिंग डायस्पोरा फाइनेंसेस फॉर प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन, ताकि उसमें क्या हो, वो प्राइवेट कैपिटल को मोबिलाइज करने के लिए ये करा गया है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, डायस्पोरा के फाइनेंसेस आते कहाँ से हैं। सबसे पहली बात, रेमिटेंसेस के फॉर्म में आते हैं, यानी लार्जेस्ट सोर्स जो होता है रेमिटेंस का, वहां से आता है। चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स है, वहां से आता है। सबसे पहले हमारे यहाँ देश में सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहाँ से आता है, यूएस से, फॉलोड बाय योर सऊदी अरेबिया, उसके बाद सऊदी अरेबिया से आता है। अच्छा, रेमिटेंस का जो रेसिपिएंट कंट्री है इंडिया, आपको पता है $125 बिलियन का रेसिपिएंट है। मैक्सिको है, उसके बाद तो चाइना है। मतलब हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट होल्ड करते हैं रेमिटेंस रिसिप कंट्री है। हाईएस्ट ग्रोथ आपको लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज में भी देखने को मिलेगी रेमिटेंस से रिलेटेड। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या थी, इस बात पे ध्यान देते हैं। सबसे बड़ी फाइंडिंग थी ग्लोबल रेमिटेंस को लेके, जो इसका फ्लो एस्टिमेट करा गया है 2023 में, ये दैट इज $860 बिलियन का। फिर ये इंक्रीज होता हुआ, जो प्रीवियस ईयर्स में होता हुआ 3% इसका इंक्रीज हुआ हुआ है। सेकंड, यहाँ पे कह रहा है रेमिटेंसेस जो होती हैं टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के बारे में बात कर रहा है, जो कि एस्टिमेट बताया गया है कि अल्टीमेटली 2023 तक आपका 3.8% ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब रेमिटेंस जो है कंटिन्यू टू बी द प्रीमियर सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस फॉर एलएमआईसी, दैट इज लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज का ये प्रीमियर सोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है उनका, कि यही सबसे ज्यादा पैसा उन कंट्रीज को 2023 के अंदर देखने को मिला। अगर हम इवन रिलेट करें इसको एफडीआई या जितने दूसरे भी असिस्टेंस से, सबसे ज्यादा रेमिटेंस से पैसा, मतलब आप सोचो, जितनी भी लो एंड इनकम मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, इनको अल्टीमेटली पैसा वहां से मिलता है रेमिटेंसेस के फॉर्म में, उनका वहीं से भला हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि इन कंट्रीज के लिए डायस्पोरा का फाइनेंस, यानी कि आपका रेमिटेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अब रेमिटेंसेस की जो ग्रोथ आपकी साउथ एशिया में बोली जा रही है, वो बहुत ज्यादा हाईएस्ट है, दैट इज $89 बिलियन के करीब है। अगर आप देखो, इंटायरली आपका रेमिटेंस फ्लो आपका इंडिया में लगा लो, इतना ज़्यादा आ रहा है। अब किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए रेमिटेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको गहराई में समझते हैं। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है इसका इकोनॉमिक ग्रोथ होना, क्योंकि ये कंट्रीज को, जो आपकी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, उनको इकोनॉमिक ग्रोथ देती है। तो रेमिटेंस अगर किसी हाउस होल्ड का मिलता है, हमें रिसीव होता है किसी का, तो उससे उस हाउस होल्ड का सोचो, आप किसी घर में मान लो बाहर से पैसा आ रहा है, कोई किसी का भी रिलेटिव कोई काम कर रहा है या उनके घर वाले कोई काम कर रहे हैं बाहर, तो जो बाहर से उनका पैसा आता है, तो पैसे से उनकी इनकम बढ़ती है, सेविंग्स बढ़ती है, जिसकी वजह से और इकोनॉमी की डिमांड बढ़ती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ता है, जो फर्दर चैनलाइज करता है कि आगे गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे उसको पैसा लगा सके। समझ रहे हो? तो यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। पहली बात समझ गए, इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड बात कह रहा है फंडिंग फिस्कल डेफिसिट, की जो आपके फिस्कल डेफिसिट है उनको फंड करने में बेहद इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको कल भी बताया था, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स होती हैं। अब जो फिस्कल डेफिसिट में कैसे फंडिंग करता है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए स्पेसिफिकली, यहाँ पर ना हमारे पास इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट का एक्सेस तो होता नहीं है, डिपेंडेंट होते हैं हम किस पे सबसे ज्यादा, रेमिटेंसेस पर, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए। और ये बहुत बड़ा सपोर्ट देती हैं, लगा लो आप, बहुत ही बड़ा सपोर्ट रेमिटेंस देते हैं आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के सपोर्ट करते हैं। या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था, याद है आपको? बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या करते थे? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है, हम ना ये देखते थे कि हमारे कंट्री के कितने हम पैसे को कमा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से, और कितना हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बेसिकली हमारा। ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये सारी चीजें, सर्विसेज कितनी जा रही हैं हमारी, सब सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमारा आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है जैसे कि कंट्रीज है ना, आपकी तजाकिस्तान है, टोंगा का रेमिटेंस है, ये बहुत इनका रिप्रेजेंट, मतलब आप लगा लो, तजाकिस्तान का 48% इनफ्लो है रेमिटेंस का, टोंगा का 41%, उनकी जीडीपी पे इतना बड़ा असर है। मतलब सोचो उनकी जीडीपी कितनी ज्यादा डिपेंडेंट हुई रेमिटेंसेस पर। फिर तीसरी चीज कह रहा है इंटरनेशनल बोरोइंग्स के बारे में। तो फ्यूचर जो इनफ्लोज होते हैं आपके
रेमिटेंसेस के, इसको आप कोलेटरल की तरह यूज कर सकते हो। कोलेटरल समझते हो ना? कोलेटरल का मतलब है कि मान लो आप किसी बैंक में जाते हो, गोल्ड लोन लेते हो, तो गोल्ड आपने आप उधार गोल्ड आपने गिरवी रख दी है, गिरवी रखना होता है ना कोलेटरल, और आपको फिर उसके बिहाफ पे कैश मिल गया, जैसे आपने देखा वैसे मिल गए आपको पैसे। तो यानी कि इंटरनेशनल बोरोइंग में यहाँ पर ये कह रहा है कि फ्यूचर इनफ्लो जो रेमिटेंसेस के थे उसको कोलेटरल की तरह किया गया है, ताकि क्या हो, इंटरनेशनल बोरोइंग्स कॉस्ट हमारे को कम देनी पड़े, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री देखो बचेगी यार, है ना? इसलिए कि भाई उनको ज्यादा उधारी बाहर से ना लेनी पड़े, रेमिटेंसेस के फॉर्म में ही उनके पास पैसा आ जाए। बात समझ रहे हो? आगे कहता है चौथा फायदा जो सिग्निफिकेंट है, दैट इज सस्टेनेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। कैसे? रेमिटेंसेस स्टेबल है, आएंगे ही आएंगे, काउंटर साइक्लिकल है, चाहे इकोनॉमिक डाउनटर्न भी हो अगर, तो रेसिपिएंट कंट्री को तो पैसा तो मिल ही रहा है ना रेमिटेंसेस के फॉर्म में। कह रहा है इवन आपका पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, माइग्रेंट इधर से उधर हो जाए, फिर भी रेमिटेंस का सहारा आपके पास हमेशा बना रहता है, इसीलिए उसको क्या बोला जा रहा है? सस्टेनेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट आपका आता है इम्प्रूव कंट्री की क्रेडिट वर्थीनेस, क्योंकि ड्यू टू देयर लार्ज साइज रिलेटिव टू अदर सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, काउंटर साइक्लिकल नेचर और इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन जो फाइनेंसेस का है, पब्लिक फाइनेंसेस का है, रेमिटेंसेस में क्या करेगा आपका? रेमिटेंसेस में इम्प्रूव करेगा आपकी सॉवरेन रेटिंग को, कंट्री की बढ़ाएगा, और ये भी एबिलिटी पैदा करेगा कि आप अपने डेट्स को रीपे कर पाओ। ठीक है। अब यहाँ पर रेमिटेंसेस फ्लो इन इंडिया के बारे में कह रहा है, कह रहा है देखो जी, लार्जेस्ट रेसिपेंट है रेमिटेंसेस का वर्ल्ड में इंडिया। इंडिया को 1.5 बिलियन डॉलर्स का फायदा होता है 2023 में, इतना जबरदस्त। मतलब आप समझ लो इकोनॉमी का 3.4% आपका रेमिटेंसेस दिखा रहा है। सोर्स कंट्री मैंने आपको बताई, सबसे पहले यूएस, फिर यहाँ पे यूके बता रहा है, हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स यहाँ जाते हैं, 36% टोटल आपका रेमिटेंस लेकर आते हैं यूएस, यूके, सिंगापुर में। यूएई के हम सेकंड लार्जेस्ट रेमिटेंसेस वहां से उठा रहे हैं आफ्टर यूएस। अब कह रहा है कि ये होता क्यों है? कह रहा देखो रेमिटेंसेस की ग्रोथ पता है क्यों बढ़ती है? क्योंकि हिस्टोरिकली टाइट लेबर मार्केट थी यूएस में, तो इंडिया के लोग वहां जा रहे थे। हाई एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है आपकी, आपके यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं। इन्फ्लेशन हाई इनकम कंट्रीज में डैम्पनिंग होता जा रहा है, इस वजह से ऐसा है। अब यहाँ पर ये कह रहा है क्रेडिट वर्थिनेस आपकी बढ़ गई, इतना सब कुछ हो गया, कह रहा है आप देखो खुशी मनाओ, भीम यूपीआई क्यूआर जो कोड है वो बहुत सारी कंट्रीज एक्सेप्ट कर रही है। कह रहा हमारा सिंगापुर है, यूएई है, मॉरिशस है, नेपाल, भूटान है, बहुत आराम से यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफर होता है। अब यहाँ ये दिखाएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज कंसर्न्स एसोसिएटेड विद रेमिटेंसेस, कि रेमिटेंसेस के साथ क्राइसिस क्या आता है, क्या प्रॉब्लम आती है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स का, यानी कि अगर हमें इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीज इन माइग्रेशन फ्लो अपना चेक करना है, तो बहुत सारी कंट्रीज जो होती हैं वो रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स ले रही हैं। कह रहा क्या? कह रहा इंटरनल चेक्स यूरोपियन यूनियन अपने बॉर्डर्स में रखने लग गए, तो हैज बीन अडॉप्टेड बाय इटली, इटली वगैरह सारे कंट्रीज के ये कर रही हैं। अब हाई रेमिटेंस कॉस्ट बढ़ती जा रही है। कह रहा बैंक्स कॉन्टिन्यू सेंडिंग रेमिटेंसेस पे इतना कॉस्ट लगा देते हैं कि बंदा, अब वहाँ पे 12% है बैंक्स में, अगर आप रेमिटेंसेस पोस्ट ऑफिस के थ्रू 7% है वहाँ पर, तो इनके चैनल बड़े कॉस्टली हो रहे हैं कि तो मन ही नहीं करेगा आपको रेमिटेंस भेजने में, आपको इतनी दिक्कत होने लग गई है। फिर रेमिटेंस का जो फ्लो है थ्रू इनफॉर्मल चैनल, उनका क्या करोगे आप? इन कंट्री जहाँ पर एक्सचेंज कंट्रोल, जहाँ पे सिग्निफिकेंटली बहुत डिफरेंट होता है ऑफिशियली और पैरेलल चैनल्स पे, वहाँ माइग्रेंट को लगता है हम क्यों भेजें फॉर्मल चैनल, क्यों बैंक और पोस्ट से भेजें, कोई और वो रास्ता निकालता है इनफॉर्मल चैनल का। तो कह रहा है ये भी एक कंसर्न ही है रेमिटेंसेस के लिए, हमें पता ही नहीं चलेगा कहाँ रेमिटेंस कितने फॉर्म में आया। फिर इतना ज्यादा महंगाई है और लो ग्रोथ है, तो रियल इनकम का पता ही नहीं चलता। तो डिक्लाइन इन रियल इनकम जितनी भी माइग्रेंट्स की 2024 में बहुत कम हुई है, लो ग्रोथ हुआ है, जिसकी वजह से वॉलेटाइल नेचर है नॉन रेसिपेंट, आपके जो नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स हैं, अनलाइक रेमिटेंसेस जितने भी आपके मिलते हैं, ये बहुत सेंसिटिव हैं, हाईली सेंसिटिव हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए काम ही नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे दिक्कतें पता है क्या है? ह्यूमन कॉस्ट, माइग्रेंट सेपरेट हो जाता है अपनी फैमिली से, ई माइग्रेटिंग जो वर्कर्स हैं उनके लिए लेबर मार्केट आपके देश में खुद भी वो हो जाएगी डिपार्चर। आप मान लो कोई बंदा वर्कर है, ठीक है, आपकी कंट्री को एग्जिट करके दूसरी कंट्री में जा रहा है, दैट इज ई माइग्रेंट। अब आपकी कंट्री में हो गई स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज, वो समस्या है। मनी को बड़े आराम से, बड़े तौर तरीके से वो आराम से उसकी पूरी लॉन्ड्रिंग करते हैं, अनएथिकल वे में और इलीगल वे में। अब इससे क्या हो रहा है देखो, इससे दिस कैन क्रिएट डिपेंडेंसी, अंडर कटिंग रेसिपेंट है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं चल रहा कहाँ कितने कैसे आ रहा है। तो वेज टू डायरेक्टली मोबिलाइज डायस्पोरा फाइनेंसेस, ये सबसे पहले तरीका बता रहा है कि देखो दो तरीके से आता है डायस्पोरा फाइनेंस। एक आता है नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स के थ्रू, एनआरआई अकाउंट होता है ना, आपने कभी सुना हो, अगर कभी बैंक वैंक विजिट करा हो तो वहाँ पे देखा हो, या बैंक के वैसे ही नेट बैंकिंग आपने अपनी बैंक की खोली हो,
एनआरआई डिपॉजिट नाम का कुछ दिखता है वहाँ पर आपको, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स हैं वो। इंडियन बैंक बेसिकली उसको नॉन रेजिडेंट इंडियन के फॉर्म में रिसीव करते हैं, मेच्योरिटी के अकाउंट में ऑलरेडी वो इंटरेस्ट के साथ पे करते हैं। 2023 में देखा गया नॉन रेसिडेंट इंडियन डिपॉजिट उन्होंने कितना किया, $143 बिलियन वहाँ अमाउंट नॉन रेसिडेंट इंडियन अकाउंट्स में गया है। डायस्पोरा बॉन्ड्स होते हैं जहाँ से भी फंडिंग आ सकती है, स्ट्रक्चर किया गया है इसको डायरेक्टली, डायस्पोरा सेविंग फॉरेन डेस्टिनेशंस पे खुले होते हैं और वहीं पर आप डायरेक्टली टैप कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है जहाँ पे हम फाइनेंसेस को बुला सकते हैं, मोबिलाइज करा सकते हैं। अब वे फॉरवर्ड में यहाँ पर ये क्या कह रहा है, कह रहा है सबसे बड़ी दिख रहा है आपका इनकरेजिंग रेमिटेंसेस फ्लोज थ्रू फॉर्मल चैनल्स, यानी कि आप इंसेंटिव मेंबर्स को दो, डायरेक्टली उनको दो, डायस्पोरा के मेंबर्स को दो टू ट्रांसमिट रेमिटेंसेस बाय ऑफिशियल चैनल्स। ठीक है, उनको रिजर्व्स को या जितने भी फॉरेन एक्सचेंज आपके अवेलेबल है उसको इंक्रीज करो, बैंकिंग सिस्टम को इंक्रीज करो आप। फिर है लेबर मार्केट एंड सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज होस्ट कंट्रीज में, वो आप इंक्लूसिव रखो फॉर माइग्रेंट्स, ताकि उसका आप वाइटल लाइफलाइन डेवलपिंग कंट्रीज का जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपकी स्ट्रांग रहे। आप माइग्रेशन की कॉस्ट को कम करो, सबसे पहले इम्प्रूव करो। एक तो माइग्रेंट देखो बहुत ज़रूरी है, माइग्रेंट अर्निंग इम्प्रूव होगी, सेव करेगा वो, तभी तो रेमिटेंसेस अच्छे से भेज पाएगा, डायस्पोरा इन्वेस्टमेंट तभी तो हो पाएगी। तो करो आप माइग्रेशन कॉस्ट को डिक्रीज करो सबसे पहले। तो 3 तरीकों से क्या होगा, आपके जो भी रेमिटेंसेस का फ्लो है उसको आप प्राइवेट कैपिटल में आराम से लगा पाओगे और ठीक ढंग से आपके पास रेमिटेंस रिसीव होता जाएगा, आप कंसर्न्स को दूर कर पाओगे। समझ गए? तो आपको क्या करना है, रेमिटेंस फ्लोज को फॉर्मल चैनल के थ्रू देना है, ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस के थ्रू आए, लेबर मार्केट और सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज बनाने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाने वाले हैं, दैट इज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया के बारे में हम पढ़ते हैं क्या होता है। सबसे पहले समझो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में है क्यों, मतलब व्हाई इट इज इन द न्यूज। तो देखो रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर पे एक रिपोर्ट सबमिट की पार्लियामेंट को, जिसमें ये चीज़ें रेस करी गई, कंसर्न रेस करे गए कि रोड प्रोजेक्ट्स डिले क्यों हो रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा कंसर्न था भाई, रोड प्रोजेक्ट्स इतने डिले क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पब्लिक के लिए समस्या हो जाती है। देखो अल्टीमेटली आप जानते ही हो, अच्छा किसी भी जगह का रोड डेवलप करना क्यों ज़रूरी होता है, तो आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक कर जाना चाहिए, प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, मल्टीप्लायर इफेक्ट देने के लिए कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ऑटोमोबाइल लॉजिस्टिक्स के लिए, ग्रोथ के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप उनको चाहते हो कि उनके पास एसेंशियल सर्विसेज का एक्सेस हो, हेल्थ केयर एजुकेशन उन तक पहुँचे, तो उसके लिए रोड को डेवलप तो आपको करना ही पड़ेगा। अर्बन डेवलपमेंट में ट्रैफिक कंजेशन दूर करना है कि नहीं करना, तो करो आप, मोबिलिटी बढ़ाने के लिए अर्बन डेवलपमेंट करना पड़ेगा, रोड सेफ्टी कॉन्टिन्यूसली ज़रूरी होती है। फिर आप सस्टेनेबल सोल्यूशन निकालो, ऐसी रोड्स को कंस्ट्रक्ट करो जिससे कि क्लीनर एयर रहे, हेल्दियर एनवायरनमेंट रहे, क्योंकि हम बहुत परेशान रहते हैं, जो भी आप जो अर्बन एरियाज में बंदा रह रहा है वो पोल्यूशन से पीड़ित ही रहेगा। अब यहाँ पर मैं अल्टीमेटली आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि रोड प्रोजेक्ट्स में डिले का कारण क्या है, वो डिस्कस करते हैं हम, इश्यूज एसोसिएटेड विद रोड प्रोजेक्ट्स। सबसे पहली बात है, डिले प्रोजेक्ट के लिए कह रहा है कि होता क्या है, लैंड को एक्वायर करने में ही बहुत टाइम लग जाता है, ट्री कटिंग करो, उसकी यूटिलिटी शिफ्ट करो, अनसीजनल रेनफॉल हो जाती है उसकी वजह से दूर हो जाता है, कोविड-19 बहुत बड़ा रीजन रहा, फॉरेस्ट क्लियरेंस हो रही है, लोकल एजिटेशन आ जाता है, लोकली लोग करने ही नहीं देते उस काम को। इस वजह से सबसे पहला रीजन है ये, जिसकी वजह से रोड प्रोजेक्ट में डिले हो जाता है। सेकंड समस्या होती है फिनेंसेस का शॉर्टफॉल होना, यानी कि बजटरी एलोकेशन ही बहुत पुअर है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स वो इसीलिए काम नहीं करते क्योंकि उनको लगता है लो क्वालिटी मटेरियल पे हम काम करेंगे तो फिर वैसे ही काम खराब होना है। तो इनसफिशिएंटली ये आपका बजट का एलोकेशन नहीं है प्रॉपर। फिर मेंटेनेंस बड़ा लो है, यानी जो बजट एलोकेशन है यहाँ पर, मेड द मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ नेशनल हाईवेज रिमेन लेस देन दैट। फिर यहाँ पर आता है, नीति आयोग ने एडवोकेट करा कि इंडिया शुड बिगिन बाय ईयर मार्किंग 10% ऑफ इट्स एनुअल बजट फॉर रोड एंड हाईवेज फॉर मेंटेनेंस। ठीक है, 40 से 50% वो रखता है। फिर एनएचएआई यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, एनएचएआई याद रखना, नेशनल हाईवे